नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी जिस संकट से बचना चाह रहे थे, या यूं कहूं जिस संकट को पार करना चाह रहे थे, वही संकट अब सामने आ रहा है। जी हाँ, 2023 का सेमीफाइनल, 5 राज्यों का निर्णायक चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। और अजीब इत्तेफाक है कि अगर राजस्थान छोड़ दें, अगर राजस्थान को थोड़ा सा किनारे रख दें, तो बाकी हर राज्य में मोदी जी की, बीजेपी की हालत बेहद खराब है। अब बीजेपी के भीतर भी ये सवाल उठने लगा है कि कहीं राजस्थान भी हार गए तो फिर मोदी जी का क्या होगा। अगर सेमीफाइनल हार गए तो फिर मोदी जी के फाइनल का क्या होगा। क्या पार्टी में खींचतान शुरू हो जाएगी? क्या पार्टी में जो बगावत का धुआं है ये आग बनने लगेगा? और क्या मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी? और क्या इन विधानसभा चुनाव की हार के बाद देश में नैरेटिव बदलेगा, मिजाज बदलेगा लोगों को? और अगर ऐसा होता है तो फिर होगा क्या? इसी पर से आज पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जो सेमीफाइनल है, जो 5 राज्यों के चुनाव है, जरा इसकी नब्ज टटोल कर देख लेते हैं चंद सेकंड में, और फिर मैं बढ़ता हूं असली खुलासे की तरफ। अब अगर ये 5 राज्य देखें, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मैं नीचे से शुरू करता हूं। मिजोरम जब से मणिपुर में हिंसा भड़की है, मिजोरम इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मोदी जी और शाह साहब खुद ही मिजोरम का नाम नहीं ले रहे, तो इसलिए इस पर चर्चा करना बेकार है। मिजोरम सवाल ही नहीं, नो क्वेश्चन। तेलंगाना में मोदी जी एक समय बहुत बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन आज की तारीख में जो ज़मीनी हकीकत है, वहाँ पर बीआरएस, केसीआर की पार्टी और कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर है। बीजेपी खिसक के तीसरे स्थान पे, बल्कि तीसरा नहीं, मैं कहूँगा पुअर थर्ड, तीसरे में भी बहुत नीचे आप कह सकते हैं। तो तेलंगाना में भी सवाल नहीं है बीजेपी के जीतने का। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में नेता ही नहीं है बीजेपी के पास। जो नेता थे रमन सिंह, उनको कहीं ना कहीं गोदाम में रखा मोदी जी ने 8-9 साल। नेता ही नहीं है बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में, तो आप जान सकते हैं हाल क्या होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पुराना गढ़ रहा है बीजेपी का, आरएसएस का गढ़ रहा है। कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी की जगह कांग्रेस फिलहाल कांग्रेस भारी है। मध्य प्रदेश जैसे धीरे धीरे निकल रहा हो, कांग्रेस भारी है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ कांटे की टक्कर है, और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने बाउंस बैक किया है। थोड़ा बहुत वसुंधरा को आप कह सकते हैं मनाया है, समझाया है। बीजेपी को अगर कहीं भी एज है तो वो राजस्थान में। अब सवाल ये है कि अगर मोदी जी राजस्थान जीत भी लेते हैं तो स्कोर 4-1 होगा, या 5 में 4-1 होगा। और अगर राजस्थान भी गया, सोचिए खुदा ना खास्ता हार भी सकते, तो ये स्कोर 5-0 होगा। बहरहाल स्कोर अगर 4-1 है या स्कोर 5-0 है, तो एक बात ज़रूर कही जाएगी कि हिमाचल की हार के बाद, कर्नाटक की हार के बाद, बाई इलेक्शंस की हार के बाद मोदी अमित शाह लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। लगातार कंसेक्यूटिव डिफीट्स, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। और यही एक ऐसा माहौल होगा जो चुनाव का मिजाज बदलेगा, जो 2024 का मिजाज बदलेगा, जो नैरेटिव बदलेगा। और जब नैरेटिव बदलता है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक, जी हाँ, वोट बैंक की गणित भी बदलती है। एक बड़ा चंक आपके हाथ से निकलता है। जो मिजाज वाला वोट है, जो माहौल देखकर वोट करता है, वो आपके हाथ से निकलता है। अब दोस्तों, जो माहौल देखकर वोट देता है, वोट डालता है, मिजाज देखकर, माहौल देखकर, नैरेटिव देखकर जो वोट डालता है, उसे पॉलिटिकल साइंस में, या यूं कहें सेफोलॉजी में उसे फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। या फ्लोटिंग वोटर बोले तो
कि जो ना बीजेपी का है, जो ना कांग्रेस का है, जो एक तरह से तटस्थ है, जो एक तरह से किसी पार्टी का बेस वोट नहीं है, पार्टी से अटैच नहीं, डिटैच है, माहौल देखकर, समा जब बंधता है और माहौल जब बनता है, यानी नैरेटिव सेट होता है, तो ये वोटर माहौल देखकर, मिजाज देखकर वोट डालता है। और 2014 में जो फ्लोटिंग वोटर है, यही सबसे बड़ी मोदी जी की ताकत थी, फ्लोटिंग वोटर। अब दोस्तों, अगर मोदी जी लगातार हारते चले गए, ये सेमीफाइनल हार गए, उससे पहले जैसे मैंने कहा हिमाचल प्रदेश हार गए, कर्नाटक हार गए, मजबूत गढ़ थे बीजेपी के, अगर ये लगातार हार मिलती ही चली गई, एक सिलसिला बनता चला गया, तो मैंने कहा कि मिजाज बदलेगा, फिर नैरेटिव देश का बदलेगा, चुनाव का, और तब ये जो फ्लोटिंग वोटर है ये हिट होगा। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप एक आंकड़ा देखिए, तथ्यों को देखिए, फैक्ट्स को देखिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर नैरेटिव चेंज हुआ लगातार हार के बाद, तो मोदी जी के लिए जीत 2024 में कितनी मुश्किल हो जाएगी। फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक भी करें, फिर नैरेटिव चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो एक बार जरा इस फ्लोटिंग वोट को आंकड़ों के हिसाब से समझ लेते हैं। अब दोस्तों, अगर आप 2009 का ये आंकड़ा देखें, तो बीजेपी जिस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी और मनमोहन सिंह जीत गए थे दूसरी बार, 2009 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो था 18.80, आप 19% मान सकते हैं, 18.80 वोट शेयर था और बीजेपी हार गई थी। 2014 में एक माहौल बनने लगा, बल्कि यूं कहूं कि जब से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, करप्शन पर लोगों की का फोकस गया, तो इस देश का नैरेटिव चेंज होने लगा और बहुत तेज़ी से मनमोहन सिंह की सरकार अलोकप्रिय होने लगी। और तब जब माहौल बनने लगा, तब मोदी का पदार्पण होता है 2013 के आसपास, और वो पूरी तरह से कैंपेन में निकल जाते हैं और एक माहौल बनने लगता है। इस माहौल से, इस मिजाज से, इस नए नैरेटिव से फ्लोटिंग वोटर पे सबसे ज़्यादा असर हुआ। और तब 2014 में मोदी जी को जो वोट मिले वो थे 31%। तो कहाँ 2009 में 18.80 और 5 साल में यानी 2014 में 31%। अब ये जो इजाफा आप देख रहे हैं 18 से 31 का, ये जो जंप है, आप कह सकते हैं 12% के आसपास। ये जो 12% का जंप है, दरअसल यही फ्लोटिंग वोटर है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर नहीं है, जो बेस वोट नहीं है, ये फ्लोटिंग वोटर है। और इसी वोटर का, ये जो फ्लोटिंग वोट है, इसी के टूटने का डर है अगर मोदी लगातार हारते गए, वो ब्रांड नीचे आया मोदी का, वो मैजिक उतरने लगा, तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है यहां से निकल सकता है। इसीलिए सेमीफाइनल की हार फाइनल को चौपट कर देगी मोदी जी की। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ फ्लोटिंग वोटर का नहीं, ये तो एक पहलू है, और भी बहुत से पहलू हैं, और भी बहुत से मसले हैं जहां मोदी जी को अगर वो सेमीफाइनल हारते हैं, 4-1 का स्कोर रहता है या 5-0 का, तब और बहुत से मोर्चों पर संकट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ फ्लोटिंग वोटर ही नहीं, और भी बहुत सी परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं। अब होगा क्या अगर सेमीफाइनल हारते हैं, तो 2024 के फाइनल में मोदी को कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, और क्या इस हार से मोदी बिखर सकते हैं? मुझे लगता है बहुत से ऐसे सवाल हैं और आपको हर सवाल का सही जवाब चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे चलूँगा अपने एक्सपर्ट के पास। डाटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे और प्रोफेसर रविकांत होंगे। बेधड़क बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, और एक आप कह सकते हैं बारीक निगाह रखते हैं सियासत पर, और समझाने का जो तरीका बहुत अच्छा है। चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास और अभिषेक कुमार के पास। पहला सवाल मेरा प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, अगर ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं मिजोरम आउट ऑफ क्वेश्चन है बीजेपी के लिए, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी ने खुद ही विड्रॉ कर लिया है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को खुद भरोसा नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान बचता है, और यहां कांटे की टक्कर है। बीजेपी को यहीं पर आस है, सारी ताकत जोड़ती है। वैसे जो इस वक्त सर्वे आ रहे हैं,
जो इस वक्त हमारे पास फीडबैक आ रहा है, चाहे वो गोदी मीडिया के सर्वे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के सर्वे हो, सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस भारी है, बचा खुचा राजस्थान है। राजस्थान में बीजेपी को एज है, राजस्थान बीजेपी जीत सकती है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर राजस्थान भी चला गया और स्कोर बोर्ड पे 5-0 हो गया, 5-0, और 3 महीने के बाद फाइनल मैच है मोदी जी का, मोदी जी को 10 साल हो जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी और बहुत से मुद्दे, पार्टी में बगावत का धुआं दिखने लगा है। ये 5-0 के बाद क्या होगा डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो गया? दीपक जी, मैं खास रहा हूं, लेकिन मोदी जी को छींके आएंगी और अमित शाह को कि वो क्या कहेंगे जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, छींके आएंगी, 5 छींके आएंगी कि कैसे और कहां बचाया जाए। एक एक वो सीट बीनेंगे, बटोरेंगे कि कहां से अपनी झोली में इज्जत बचाई जाए। 5-0 का अगर स्कोर बोर्ड पर टंग गया ये आंकड़ा, नहीं ये तो बात एक फिर चीज मैं और आप दोस्तों को बता दूं और मैं आपको भी बता दूं और अभिषेक जो पैनलिस्ट है उनको बता दूं, ये कोई मेरा आंकड़ा नहीं, ये चर्चा है। और अगर सट्टा बाजार इस देश का थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं नब्ज पे हाथ होता है सट्टा बाजार का, जहां लोग जुआ खेलते हैं जो खेलना नहीं चाहिए, उसका भी ये कहना है कि राजस्थान जीते तो जीते वरना सब हारे। ये स्थिति है ग्राउंड पे। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, और राजस्थान भी फंसा हुआ है। राजस्थान में एक तरफ नहीं गहलोत सरकार के खिलाफ डॉक्टर साहब मैं तो ये पूछ रहा हूं होगा क्या, व्हाट विल हैपन? होगा वही जो मैं कह रहा हूं ना कि छींके आएंगी, फिर वो बचाएंगे कि कहां से कौन सी सीट झोली में आए और हालात बहुत खराब हो जाए। 3 महीना 4 महीना सिर्फ बचेगा और उसके बाद जो तैयारी करने के लिए वो जाएंगे तो कैसे, और बगावत जो होगी इन 5 राज्यों के इस स्कोर बोर्ड के बाद, जिसकी आपने बात की, जिसके लोग बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो छत्रप हैं जिनको किनारे लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी लगातार, चाहे वो कर्नाटक में येदियुरप्पा हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, ये क्या करेंगे? ये वही होगा जो अभी भूपेंद्र यादव के साथ हो रहा है या सिंधिया के महल में हो रहा है। यही होना है, एक दूसरे का लोग गला पकड़ेंगे। फिर ऐसे में मोदी जी कैसे बचाएंगे ये कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। अभिषेक, एक चीज मैं जानना था क्योंकि आप पार्टी पर भी नजर रखते हैं, अगर मान लीजिए स्कोर 5-0 है, चलिए मैं थोड़ा दिल बड़ा कर लेता हूं और दिल बड़ा करके मैं राजस्थान मोदी जी को दे देता हूं। एक सिचुएशन है, अगर ये स्कोर 4-1 भी होता है, 4-1, क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए तेलंगाना बीजेपी को नहीं दे सकते, मिजोरम नहीं दे सकते, छत्तीसगढ़ नहीं दे सकते, 2 ही स्टेट हैं जहां उनकी जो बीजेपी खुद मानती, मध्य प्रदेश राजस्थान में इज्जत बच सकती है। अगर राजस्थान भी दे दे मोदी जी को और ये स्कोर 4-1 हो जाए, उसके बाद भी आपको बीजेपी में, पार्टी में, संगठन में, सरकार में आपको लगता है कि जैसा कि डॉक्टर साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि बगावत हो सकती है? दीपक जी, बीजेपी में बगावत नहीं होती है, बल्कि बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल नाम की एक जगह बनी हुई है। उसकी सदस्य संख्या का विस्तार हो सकता है और उसकी सदस्य संख्या का जो विस्तार होगा, उस विस्तारित मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जगह बन सकती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से, जिस रवैये के साथ संगठन को चलाया गया है, खासकर पिछले 7-8-9 सालों में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। नहीं कैसा, नहीं क्या बता ही दीजिए ना, जब छुपा क्यों रहे हैं आप? मैं बता ही रहा हूं आपके सामने। पूर्व अध्यक्ष जो अब गृह मंत्री है, मुख्य रणनीतिकार अमित शाह, पार्टी को चलाने वाले जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं अभी नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री है, और अब उनके साथ 1-2 लोग और, 1.5 लोग कह सकते हैं जुड़ गए हैं, और एक जेपी नड्डा और एक संगठन मंत्री जिनको आप आधा कह सकते हैं कि हाँ आधी, बीएल संतोष, मतलब 3.5 लोग आप बता रहे हैं। मोदी, अमित शाह, नड्डा साहब जो बीजेपी अध्यक्ष है, और संगठन महामंत्री यानी आरएसएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी में, बीएल संतोष, 3.5 लोग, कुल जमा 3.5 लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को 3.5 लोग चला रहे हैं मौजूदा दौर में। इसे आप उपलब्धि ही मानिए दीपक जी। यहाँ तो सब सरकार एक व्यक्ति चला रहे हैं, पार्टी तो कम से कम 3.5 लोग चला रहे हैं।
लेकिन इतनी बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें केंद्रीय चुनाव समिति है, उसमें सबसे ताकतवर संसदीय बोर्ड है जिससे नितिन गडकरी को बाहर किया गया, उसमें पार्टी के उपाध्यक्ष और महासचिवों की पूरी संख्या है, आरएसएस के साथ समन्वय के लिए एक टीम है। इन सब को सिर्फ कागजों पर जो सिमटा दिया गया, कागजों पर सिमटे हुए ये लोग इन 5 राज्यों के चुनाव के मौके की तलाश में है और 3 दिसंबर के बाद इन सब की अहमियत बढ़नी है। लेकिन उस दौर में मैं समझ गया, आपका ये कहने का मतलब है कि पार्टी जो है, अभिषेक आप ये बता रहे हैं कि 2-2.5 लोगों के हाथ में है, और अगर बुनियादी तौर पर देखें तो 2 ही लोग पार्टी चला रहे हैं, सरकार भी वही चला रहे हैं, आपका ये कहना है। इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन जो है उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है, सब्र का बांध जैसे टूट रहा हो, क्योंकि लोगों को इस सेटअप में बहुत कुछ मिल नहीं रहा है। सारा कुछ आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज हो चुका है, एक मुट्ठी में सब कुछ आ गया, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे देश का सारा सिस्टम हो, वो 2 ही लोगों के हाथ में। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप राजनीति के मनोज्ञान को भी अच्छी तरह समझते हैं और मोदी शाह पर तो आपकी रिसर्च ही है। मैं तो कहूंगा कि आप असली डॉक्टर तो मोदी और शाह की स्टडी की ही है। कि ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब कि 2014 से 19 तक का हम देखें तो मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक था कि भाई लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 उन्होंने फैसले गलत किए। 2019 के प्रचंड बहुमत के बाद, दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद मोदी जी को क्या हुआ कि पार्टी में बेचैनी है, पार्टी में लोग उनसे नाराज हैं, सरकार में नाराज हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो। हमको तो तमाम इसमें कई दिखती हैं जो कहीं ना कहीं नाराज होकर कहीं कोने में बैठी हुई हैं। ये जो स्थिति है, कैकई सिंड्रोम, ये क्यों है? वाई दिस इज इन? क्या 2019 के बाद मोदी बदल गए? निश्चित रूप से 2019 के बाद के जो मोदी हैं, उनके ऊपर एक और मोदी बैठा हुआ है जिसको कहते हैं अहंकार। मोदी नाम का जो अहंकार उनके मोदी के ऊपर एक और मोदी है, एक और मोदी जो अहंकार वाला मोदी है, जो अपने आप को अपराजेय समझता है, जो अपने आप को महामानव मानता है, जो अपने आप को ये देखने लगा है कि उसके चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है। उस मोदी को अब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि दीपक जी, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि इस देश की जनता, इस देश का नागरिक, इस देश का मतदाता भ्रष्टाचार तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अहंकार नहीं बर्दाश्त कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इस अहम को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने किसानों की परवाह नहीं की, आपने पहलवानों की परवाह नहीं की, आपने सैनिकों की परवाह नहीं की। किसकी परवाह की आपने? केवल अडानी साहब की। ये जो अहंकार दिख रहा है ना लोगों को, वो अब चरम पर पहुंच चुका है, और यही बदले हुए मोदी हैं। 19 तक लोगों के मन में यह था कि मोदी जी काम करेंगे, शायद उनको अभी कम समय मिला, 5 साल और लोगों ने जिताया उनको, और उसके बाद जो मोदी जी को अहंकार हुआ, वो अहंकार ले डूबेगा। और यही अहंकार रावण को हुआ, रावण वाला अहंकार है। जी अभिषेक, ये जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लीडर है, सुप्रीम लीडर है, और उस सुप्रीम लीडर के पास सुप्रीम मेजॉरिटी है, सुप्रीम बहुमत है उसके पास। ऐसे में जो अहंकार है, आपको लगता है ये अहंकार मोदी जी को खा रहा है कहीं ना कहीं? ये अहंकार गुजरात लॉबी पर दीमक की तरह लग गया है, और चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, या जो बड़े नेता हैं और जो हाशिए पर बैठा दिए गए हैं बीजेपी में, जैसे आप कह सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उसमें राजीव प्रताप रूडी हैं, एक लंबी लिस्ट मैं गिनाता चला जाऊंगा, शाहनवाज हैं, रविशंकर प्रसाद, ये जो नेता हैं, फिर मेनका गांधी हैं, फिर वरुण गांधी तो बहुत ज्यादा वोकल हैं, उनकी नाराजगी उनके ट्विटर पे दिखती है, सुब्रमण्यम स्वामी मोर्चा खोल चुके हैं। आपको लगता है कि अगर मोदी परफॉर्म नहीं करते सेमीफाइनल में, यही लोग जो मौके की तलाश में हैं, ये मोर्चा खोल देंगे, और एक दोहरी मुसीबत मोदी जी के लिए होगी। एक तो बाहर की लड़ाई इंडिया अलायंस के साथ, और एक भीतर की लड़ाई, यानी भीतर घात जिसे कहते हैं। ये भीतर घात कितना मोदी को डैमेज कर सकती है? देखिए, भीतर घात कितना डैमेज करेगी, इसका नतीजा हम सबको 3 दिसंबर को दिख जाएगा।
वसुंधरा राजे राजस्थान में कितना डैमेज कर रही है या कितना कर सकती है, सब उस दिन सामने आ जाएगा। तो एक केस स्टडी राजस्थान का देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बीजेपी में 3 से 4 दर्जन वसुंधरा राजे अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में खड़े हो जाएंगे तो 2024 में क्या होगा। राजस्थान अभी झांकी है जी, आपको दिखाई देगा। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में, नहीं देखिए राजस्थान की तो लड़ाई बहुत साफ है, जहां तलवारें खींची हैं वसुंधरा में और मोदी जी में, और आप सही कह रहे हैं कि ईगो की लड़ाई, ईगो क्लैश है ये। क्या ईगो क्लैश कहीं ना कहीं वो मामा के साथ भी है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी है मोदी जी का? मामा वर्सेस मोदी आपको एमपी में लगता है? और वो एक बड़ा कारण है कि बीजेपी के हाथ से बाजी निकल रही है, वो मजबूत किला जहां पर आरएसएस का परचम, बीजेपी का परचम बरसों से फहरा रहा था। क्या ईगो क्लैश में मध्य प्रदेश भी जा रहा है? मध्य प्रदेश में ईगो क्लैश से ज्यादा डर है दीपक जी। डर किस बात का है? गोपीनाथ मुंडे अब दुनिया में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में हार कर किसी तरह से बनाए गए हैं डिप्टी सीएम। सुशील कुमार मोदी को किनारे लगाया जा चुका है। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा किसी ओबीसी नेता के पास भाजपा में नहीं है। 15 सालों से ज्यादा, 18 सालों के पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लेकर के भी शिवराज सिंह चौहान हारते हैं तो आप देख लीजिएगा दीपक जी, लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं दिया जाएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह ओबीसी ना होते तो मोदी बहुत पहले हटा चुके होते? आप ये कह रहे हैं सिर्फ ओबीसी की वजह से बचे हुए हैं वो, ये कहना चाह रहे थे आप? नहीं, आपने ठीक उल्टा समझ लिया। अगर वो ओबीसी ना होते तो नरेंद्र मोदी को कोई डर नहीं होता। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वो ओबीसी हैं और नरेंद्र मोदी भी ओबीसी, तो उनको चैलेंज लगता है कि चैलेंजर हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जाति जनगणना के दौर में जिस तरह से ओबीसी विमर्श के सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, सॉफ्ट स्पोकन है शिवराज सिंह चौहान, 272 के नीचे का आंकड़ा आता हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए। वो हर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं जो नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जो मेन जो कारण है जिस वजह से मध्य प्रदेश का भी सत्यानाश हो रहा है, उसमें भले ही वो ओबीसी फैक्टर हो या जो भी फैक्टर हो कि मोदी जी को ऐसे लोग पसंद हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो झुककर सलाम करें, अदब से सलाम करें, सजदा करें, नतमस्तक जो है वो हो जाए उनके आगे। जैसे आपने कहा कि खट्टर साहब हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, या फिर शिंदे ले लीजिए आप महाराष्ट्र में जिनको बुलाया, इस तरह के लोग पसंद हैं। और इस फेरिस्त में क्योंकि वसुंधरा नहीं थी, रमन सिंह नहीं थे, इस फेरिस्त में शिवराज नहीं थे, इस वजह से ये हाल हमें देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, और डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं फिर वही पहले सवाल पे आ रहा हूं कि अगर सेमीफाइनल हाथ से निकला, और बहुत स्पष्ट जवाब चाह रहा हूं, बहुत ही तीखा तल्ख सवाल भी पूछ रहा हूं, क्या सेमीफाइनल निकला तो फाइनल भी मोदी के हाथ से निकला? डेफिनेटली वो निकल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मोदी जी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। एक तो जो इंडिया अलायंस है वो और उम्मीदों के साथ मजबूत होगा, और जो जनता, जो मतदाता इस पर बैठा हुआ है कि मोदी जी किसी तरीके से जाएं, वो सीधा सवार हो जाएगा। वो देखने लगेगा उम्मीदें गांधी में, मल्लिकार्जुन खड़गे में, नीतीश कुमार में। और इसके अलावा जो फ्लोटिंग वोटर होता है 10 से 15%, वो सीधा प्रभावित करेगा। और 10-15% जो फ्लोटिंग वोटर है उसने अगर खेल कर दिया, उस नैरेटिव के साथ चला गया मोदी जी तो हार रहे हैं, तो उसके बाद बचेगा नहीं मोदी जी के पास। वो आशियाना अपना कैसे बचाएंगे? जो नई पार्लियामेंट और नया जो पीएम आवास बन रहा है वो उसके तरफ देख नहीं पाएंगे। जी नहीं, बड़ी बात डॉक्टर साहब, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि जो अगर ये सेमीफाइनल हाथ से निकलता है, जो नैरेटिव है वो पूरा मोदी जी के अगेंस्ट जाता है, एक फिजा बनती है, लोग मन बना लेते हैं, तो जो फ्लोटिंग वोट है, जो ना इंडिया अलायंस के साथ है, जो ना बीजेपी के साथ है, जो अलग है, थोड़ा सा तटस्थ है, वो जो फ्लोटिंग वोट है 10-15%, ये शिफ्ट हो सकता है। क्या अभिषेक फ्लोटिंग वोट शिफ्ट हो सकता है? फ्लोटिंग वोट निर्णय दे सकता है 2024 का? देखिए दीपक जी, हर इलेक्शन में फ्लोटिंग वोट ही निर्णय देता है। पार्टियों के बेस वोट तो कमोबेश फिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन फ्लोटिंग वोट जाता कहाँ है?
फ्लोटिंग वोट या तो कोई बहुत बड़ी लहर चल रही हो जैसे 2014 में चल रही थी, उनके साथ खड़ा हो गया। फ्लोटिंग वोट कभी लहर जब नहीं चलती थी तो गठबंधन के दौर में अलग अलग राज्यों में या अलग अलग सीट के हिसाब से लोगों के साथ जाता था। आज की तारीख में फ्लोटिंग वोट की स्थिति यह है कि फ्लोटिंग वोट में भी अलग अलग सेक्शन उभर कर सामने आ गए। किसका वोट फ्लोटिंग वोटर होता है? फ्लोटिंग वोटर सबसे बड़ा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग, महिलाओं का वोट, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो शहरों में रहती हैं, इसके साथ साथ अनआइडेंटिफाइड कम्युनिटी, जो एक कम्युनिटी के तौर पर पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, उनका वोट, स्टूडेंट्स का वोट, किसानों का वोट काफी हद तक कर सकते हैं। इनमें कौन सा सेक्शन है जो नरेंद्र मोदी सरकार से खुश है? एक बात आपने बड़ी कही अभिषेक की, अगर सेमीफाइनल हाथ से निकला, फाइनल इसलिए निकल सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लोटिंग वोट है, जो अनडिसाइडेड वोट है, जो एक माहौल को देखकर वोट करता है, लहर को देख के वोट करता है, समा जब बंधता है तब वो आगे आके वोट करता है, ये वोटर जो सर्जिकल स्ट्राइक में मोदी के पास लौटा था, ये वोटर जो 2014 में मनमोहन सिंह सरकार में जो भी गड़बड़ी हो रही थी उसको लेकर मोदी जी के साथ आया था, ये जो फ्लोटिंग वोटर है, जो डिसाइडिंग वोटर है, ये मोदी के खाते से निकलकर कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस या जो भी विपक्ष में है वहां जा सकता है और वो पूरा का पूरा चुनाव का जो कम्प्लेक्शन है वो बदल सकता है। आप दोनों लोग आए और जिस तरह से आपने बातें रखी बहुत तलखी के साथ, और मैं तो डॉक्टर साहब कहूंगा, डॉक्टर साहब तो ऐसा खोलकर बोलते हैं, कभी कभी मुझे डर लगने लगता है डॉक्टर साहब कि आप इतना खोलकर बोलते हैं। बहरहाल ये हिम्मत को सलाम है आपकी और साहस को सलाम है, और सबसे बड़ा कि साहस के साथ जिस तरह से आप चीजों को सामने रखते हैं तथ्यों के साथ, उसको भी सलाम है। आप दोनों लोग आए, आपने समय निकाला और अपनी बात रखी कैमरे पर, बहुत बहुत शुक्रिया।